1308 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। रविवार को कुल 181 लोगों को निकाला गया, जिसमें 128 लोगों को मातली हेलीपैड पहुंचाया गया, जबकि 53 लोगों को चिन्यालीसौड़ के हेलीपैड लाया गया। वहीं एक शव भी बरामद हुआ है, जबकि 15 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों की तलाश की जा रही है। हालांकि लापता लोगों की संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। इसके साथ ही धराली और हर्षिल के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया जा रहा है। धराली में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के कंट्रोल रूम में जानकारी ली है। साथ ही आपदा को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। वहीं सीएम धामी ने कहा कि आपदाग्रस्त क्षेत्रों में बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। आपदा के नुकसान का आकलन करने को लेकर एक टीम धराली जाएगी, जो वहां पर नुकसान करेगी। धराली में लापता लोगों पर कहा गया कि कई लोग मोबाइल कनेक्टिविटी न होने की वजह से यहां पर नहीं मिल सके थे, लेकिन मोबाइल नेटवर्क आने के बाद उनका पता चला। पहले उनको मिसिंग मान लिया गया था, बाद में वो मिल गए। प्रकार का आकलन करेंगे कि कितना नुकसान हुआ है, पशु हानि कितनी हुई है, कृषि की, बागवानी की जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करके उसको जो है किया जाए। और हमारा हर संभव प्रयास है कि हर एक आपदा पीड़ित को पर्याप्त सहायता मिलनी चाहिए, हर प्रकार से उनकी सहायता होनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार का भी कोई भी जो है ढीलावाली नहीं होनी चाहिए। सारा आकलन करके उसको जल्दी से जल्दी करना है। और ये समिति जो बनाई है वो 1-2 दिनों में धराली क्षेत्र का भ्रमण करेगी, जल्दी से जल्दी समिति जाएगी। देखिए, अभी चूंकि एक प्रारंभिक रूप से एक आंकड़ा ऐसा कोई अभी नहीं बन पाया है। अभी लोगों ने बताया है, कुछ लोग मिल रहे हैं क्योंकि बीच में दूरसंचार सेवाएं बंद हो गई थी, उसके कारण से क्योंकि ठीक प्रकार से कनेक्टिविटी नहीं बन पाई। लेकिन अब बहुत सारे लोग जो है जो उस समय में टेलीफोन सेवा के कारण से मोबाइल नेटवर्क नहीं था तो वो भी मिसिंग की श्रेणी में थे, तो कुछ लोग उसमें से आ भी गए, तो उसका आकलन करके जल्दी जो है सभी निकल जाएगा। उत्तरकाशी के गंगनानी के पास वैली ब्रिज बनकर तैयार हो गया है, जिसके बाद बीआरओ के जवानों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। इस ब्रिज को बीते 5 दिनों से दिन रात काम करके तैयार किया जा रहा था, जिसे आर्मी, बीआरओ की टीम इस काम में लगी हुई थी। इस पुल से गंगोत्री तक आवाजाही आसान हो जाएगी। उत्तरकाशी के हर्षिल से चिनूक हेलीकॉप्टर से एक गर्भवती महिला को रेस्क्यू कर निकाला गया। हर्षिल से गर्भवती महिला रेखा को पहले चिन्यालीसौड़ पहुंचाया गया हेलीपैड पर। इसके बाद चिन्यालीसौड़ से मातली हेलीपैड पहुंचाया गया। मातली से गर्भवती महिला को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया, जहां पर रेखा मुखबा गांव की रहने वाली बताई गई है। धराली में आई आपदा के छठे दिन भी एसडीआरएफ, उत्तराखंड पुलिस की टीमें लगातार प्रभावित क्षेत्रों में खोज और बचाव कार्य कर रही हैं। मलबे में दबे लापता व्यक्तियों की तलाश के लिए डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है। धराली आपदा के बाद एसडीआरएफ लगातार मोर्चे पर डटी हुई है। राहत और बचाव कार्य के साथ अब लोगों को राहत देने के लिए नए कदम भी उठाए जा रहे हैं। धराली और हर्षिल में एसडीआरएफ ने अब एक कम्युनिटी किचन शुरू किया है, ताकि प्रभावित लोग भूखे ना रहें। साथ ही इलाके में काम करने वाले मजदूरों के साथ पुनर्निर्माण कार्यों में जुड़े लोगों को भी भोजन मिल पाए। वहीं मेडिकल फैसिलिटी भी शुरू की गई है, ताकि घायल और बीमार लोगों को तुरंत इलाज मिल सके। अब राहत और बचाव अभियान के दूसरे चरण में फोकस होगा। इसके लिए आईपीएस अरुण मोहन जोशी को धराली और हर्षिल में इंसिडेंट कमांडर नियुक्त किया गया है, जबकि अपर्ण यदुवंशी को डिप्टी इंसिडेंट कमांडर की जिम्मेदारी दी गई है। नियुक्ति के बाद अरुण मोहन जोशी सीधे धराली पहुंचे और मौके पर कमान संभालते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। धराली और हर्षिल घाटी का एसडीआरएफ ने ड्रोन से जायजा लिया, वीडियो लिया
और इसमें पूरे क्षेत्र में आपदा की तस्वीर साफ देखी जा सकती है। आपदा के बाद हर्षिल में बनी झील को भी देखा जा सकता है कि किस तरह से 2 जगह पर बादल फटने के बाद मलबा और पत्थर ने भागीरथी नदी का रास्ता रोक दिया। डीएम ने झील को गंभीरता से लेते हुए जल विद्युत निगम की एक टीम को निरीक्षण के लिए निर्देश दिए हैं। ये टीम रविवार को दोपहर में हेलीकॉप्टर से हर्षिल रवाना हुई है। सर्वे के बाद ही अधिकारी झील को लेकर पैदा हुए खतरे के बारे में जानकारी देंगे। धराली की आपदा भीषण थी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसकी विभीषिका और भयानक होती जा रही है और इससे भी ज्यादा ये भयानक हो सकती थी अगर मुखबा गांव से लोगों ने सीटियां न बजाई होती। लोगों की सीटियों ने दर्जनों लोगों की जान बचाई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कत्ती मारी कैसे गिरा भाई? दिन मंगलवार, समय दिन के 1:30 बजे धराली के ठीक ऊपर से मौत तांडव करती हुई जब नीचे आ रही थी, ठीक उसी समय नदी के दूसरे तट पर स्थित मुखबा गांव से जोर जोर से सीटियों की आवाज ने धराली बाजार और गांव के घरों के अंदर मौजूद लोगों को अलर्ट कर दिया। लोग समझ चुके थे कि कुछ अनहोनी हो रही है। बाजार और घरों में मौजूद लोग सीटियों की आवाज सुनते ही भाग खड़े हुए। कैसे गिरा भाई? कुछ बच गए, कुछ काल के गाल में समा गए। मोहम्मद इमरान भी उन खुश नसीबों में एक था जिसकी सीटियों की आवाज से जान बच गई। सर मैं वहाँ मार्केट में सामान लेने के लिए गया था कुछ, तो वहाँ पे मेरे से तीन साथी भी थे जो सामान ले रहे थे और मैं गाड़ी के पास खड़ा था। अच्छा। तो तब ऊपर से वहाँ से मुखबा गांव से आवाज़ आ रही थी कि भागो, या सीटी बजा रहे थे वो। तो उसे देख के सब लोग भागने लगे। वैसे ही मैंने 3 लड़कों को अपने बोला कि मैं गाड़ी घुमाने में टाइम लगेगा, तुम भागो। तो वो वहाँ से भागे, मैं गाड़ी घुमा के वहाँ से निकला। फिर मैं जब आगे पहुँचा तो वो मुझे कोई भी नहीं मिला उनमें से। जो भी बचे हैं वो मुखवाल लोगों की वजह से बचे हैं। मुखवाल पंडित लोगों ने उन्होंने सीटी मारी तो कुछ लोग निकल के आए और हमारे आंखों के सामने हुआ जो भी हुआ सर, हमारे आंखों के सामने हुआ और बहुत ही भयंकर मंजर था वो, हम सोच भी नहीं सकते। कई सालों से मैं वहाँ काम कर रहा हूँ पर ऐसा कभी घटना नहीं हुआ। गंगा भागीरथी के दाहिने तट पर धराली मौजूद है तो बाएं तट पर काफी ऊंचाई पर मुखबा गांव है। बारिश के बीच धराली के ठीक ऊपर आए बवंडर को मुखबा के लोग लाइव देख रहे थे। इतनी दूर से जो आवाज वहां पहुंच सकती थी वो थी सीटियां। इन सीटियों ने कई जिंदगियों को जीवन दान दे दिया। सीटी बजाने वालों में मुखबा निवासी गंगोत्री मंदिर समिति के सचिव सुरेश सेमवाल भी मौजूद थे। हम लोग अगर सीटी यहाँ से नहीं मारते, हल्ला नहीं करते, इतनी सीटियां मारी गई, इतना हल्ला किया गया, जिसके कारण मुझे लगता है कि बहुत जो जाने थी वो बची। तो हमारा प्रयास था, हमने बहुत हल्ला किया, सारे गांव ने सीटियां मारी। इससे नहीं तो उनको पता ही नहीं चलता, वो इतना तेजी से फ्लड आया कि उसका कोई पता ही नहीं चल रहा था। सामान्य तौर पर सीटियां बजाना शरारत माना जाता है, लेकिन पहाड़ों में एक घाटी से दूसरी घाटी तक आवाज पहुंचाने के लिए अक्सर सीटियों का प्रयोग किया जाता रहा है। उत्तर काशी के इस पूरे इलाके में देवी देवताओं के पूजन के दौरान भी कई बार जोर जोर से सीटियां मारने की परंपरा है। यही सीटियां धराली की महाप्रलय में कई लोगों के लिए वरदान बन गई। न्यूज़ 18 के लिए धराली से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी ने सभी 12 जिलों में कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं तो कांग्रेस ने मात्र 1 जिले में ही अभी तक कैंडिडेट घोषित किया। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी उनके कैंडिडेट्स को तोड़ न दे, इस डर से वो घोषित करने से बच रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि बीजेपी उनके सदस्यों को डरा धमका रही है, खरीद फरोख्त कर रही है, इसलिए अभी नाम घोषित नहीं किए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस के पास सदस्य ही नहीं है। साथ ही डराने धमकाने के आरोप पर कहा कि कांग्रेस अनर्गल बातें कर रही है। भी है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, डर भी है, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से दूसरी पार्टी के जीते हुए लोगों को खरीद रही है, डरा रही है, किसी की ज़मीन को जो है मर्ज कर देंगे बोल रहे हैं, किसी से कह रहे तेरा कारोबार ठप कर देंगे। इसलिए हम अभी खोलें या ना खोलें, मैं अपने सीनियर्स से राय लूँगा, क्योंकि जीतने के बाद तो हम खोल देंगे ये हमारे हैं,
लेकिन अभी खोले ना खोले, जैसा हमारे सीनियर्स राय देंगे वो करूँगा। पास किसी भी जिला पंचायत के अंदर इतनी संख्या नहीं है कि प्रत्याशी घोषित करें, और भारतीय जनता पार्टी 12 के 12 जिला पंचायतों में अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। एक डरा धमका, एक राजनीतिक जनप्रतिनिधि होते हैं, उनको कौन डरा धमका सकता है। उत्तराखंड राज्य के अंदर हमेशा निष्पक्ष चुनाव हुए हैं और विचारों का युद्ध हुआ है। मैं कांग्रेस के लोगों से भी कहना चाहूँगा, इस प्रकार के मिथ्या बातें बोलकर अपने नेतृत्व को कमजोर न समझें। पूरा सरकारी तंत्र देहरादून पर फोकस करता है, लेकिन मजाल है कि सड़कों की हालत दुरुस्त हो जाए, वो भी तब जब देहरादून स्मार्ट सिटी के नाम से जानी जाती है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें सिर्फ एक इलाके की नहीं है। कैंट, राजपुर से लेकर धर्मपुर, देहरादून में जिस जगह आप जाएंगे आपको हालात कमोबेश ऐसे ही दिखेंगे। ये हाल तब है जब देहरादून में चकाचक सड़कों के लिए 61 करोड़ से ज्यादा का बजट खर्च हुआ है, लेकिन बरसात में हालात आपके सामने हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि सड़क में गड्ढे नहीं बल्कि यहाँ तो गड्ढों में सड़क है। सड़कों पे गड्ढे नहीं है मैडम, सड़कें गड्ढों में है पूरे देहरादून में। खासकर जिस जगह हम रह रहे हैं उसका तो बुरा ही हाल है। हमारे तो मेयर साहब भी वहीं के हैं जहाँ के हम हैं, और मेयर साहब की ही गली खराब पड़ी हुई है। को देखना चाहिए, हाँ विधायकों को देखना चाहिए, प्रधान को देखना चाहिए, गांव में जो प्रधान है उनको देखना चाहिए, शहरों में जो विधायक है उनको देखना चाहिए। ठीक है, हम मानते हैं कि सड़क एकदम से अच्छी नहीं बन सकती है, पर चलने लायक तो बन सकती है, ताकि जो गड्ढे हैं वो भर सके हैं, गड्ढों में पानी ना हो। गड्ढे पानी से भरे रहते हैं, मिट्टी रहती है, पता नहीं लगता। लेकिन गजब की बात यह है कि जनप्रतिनिधियों को कहीं सड़क खराब नहीं दिखती। राजपुर विधायक कहते हैं कि सड़कें टकाटक है, जबकि कैंट विधायक बरसात के बाद सड़क ठीक करवाने की बात कहती हैं। देखिए, मैं विशेषकर कहना चाहूँगा कि राजपुर रोड विधानसभा में अगर आप जाएंगे सारी सड़कें टकाटक हैं। हाँ, कुछ गलियों में दरअसल जो है कुछ सड़कें खराब हुई भारी बारिश की वजह से, उनको ठीक करने का जो है बाकायदा बारिश में भी हमारे लोक निर्माण विभाग के लोग काम कर रहे हैं। जो गड्ढे हो रहे हैं जहाँ पर उनको भरने का काम कर रहे हैं, और जहाँ पे ज़्यादा गड्ढा हो गया वहाँ पे ईंट बिछाने का काम कर रहे हैं। 3 महीने होने जा रहे हैं, बारिश इतनी अंधाधुंध बारिश यहाँ पर आ रही है कि जो भी हम काम शुरू करते हैं बीच में अधूरा रह जाता है। और सारी सड़कें तैयार है, हमारे पास हो गई हैं, और होनी है कुछ PWD से, कुछ MDDA से, और कुछ विधायक निधि से, और कुछ नगर निगम से भी सब बननी है। हमें ही मालूम है बनानी है हमने, लेकिन बारिश थोड़ा संभले तभी ये कार्य हो पाएगा। बारिश के कारण ये कार्य थोड़ा सा लेट हो गया है। पूरी बरसात में सड़कों का हाल बुरा है। एक बात ये भी मानिए कि सड़क बरसात में बनाई तो कारगर साबित नहीं होगी, लेकिन कम से कम वहां हादसे न हो इसके लिए वैकल्पिक इंतजाम तो किए ही जा सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। रुड़की में गंग नहर के पाडली गुज्जर गांव में वन विभाग को कुछ दिन पहले एक 14 फीट के अजगर को मारकर दफनाने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर को यहां से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, और मामले में 3 घरों पर अजगर को गोली मारकर मारने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया। खबर आई थी कि पाडली गुज्जर एक गांव है रुड़की में ही, वहाँ पे किसी स्थान पे एक अजगर की डेड बॉडी जो है, जो कि मिट्टी में दबी हुई है और गड्ढा करके उसको दबाया गया है। उस तरह की सूचना कुछ आई थी, तो मौके पे टीम गई थी, और जब मौके से मैं भी टीम के साथ मौके पे गया था। SOG हमारी और रेंज के जो स्टाफ है, हम सब लोग मौके पे गए, तो वहाँ पे खुदान करके उस बॉडी को निकाला गया, और अभी हमने उसको अपनी अभिरक्षा में लिया। उसके बाद PM करके उसमें पता लगेगा कि उसका कैसे उसको मारा गया। पौड़ी के अस्पताल मोहल्ले में पुश्ता ढहने से कई घरों पर खतरा बढ़ गया है, क्योंकि पहाड़ी से लगातार मलबा और बड़े बड़े पत्थर ग्रामीणों के घर की छत पर गिर रहे हैं। ग्रामीण डर के साए में जीने को मजबूर है। साथ ही पुश्ता टूटने से आवाजाही जोखिम भरी हो गई है। वहीं प्रशासन का कहना है कि नुकसान का आकलन कराया जा रहा है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है।
मिट्टी सभी पटवारीज की भी रोज रिपोर्ट ली जा रही है कि वो किस किस गांव में गए हैं, वहाँ पे क्या क्या क्षति हुई है, चाहे वो मकान की क्षति है, पशु हानि है या अन्य किसी भी प्रकार की क्षति है। तो उन सबको तत्काल राहत सहायता भी वितरित की जा रही है और जो डेंजरस स्थान है वहाँ पे कोई भी ना रहे और उन सबको अन्यत्र शिफ्ट कर दिया जाए। उनको राशन किट और जो भी अन्य चीजों की आवश्यकता है वो सभी कुछ उपलब्ध कराया जाए। रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय के ठीक सामने शनिवार को पहाड़ी से भारी मलबा आने से जवाड़ी बाईपास बंद हो गया है, लेकिन अभी तक बाईपास नहीं खुल सका है। सड़क को खोलने के लिए दोनों तरफ से मशीनें लगाई गई हैं, लेकिन मलबा ज्यादा होने के चलते रोड खुलने में वक्त लग रहा है। तो दोनों तरफ से रास्ते को खोलने की कोशिश जारी है। ज्यादा मलबा आने से मुसीबत बढ़ गई है, मुश्किल बढ़ गई है। शनिवार को आया था मलबा और दोनों तरफ से रोड खोलने की कोशिश की जा रही है। देहरादून में आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम का सीएम धामी ने शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री धामी ने 13 आदर्श संस्कृत ग्रामों का शुभारंभ किया है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और हमारी सरकार संस्कृत को बढ़ावा दे रही है। संस्कृत शिक्षा में रोजगार के अवसर, संस्कृत पाठ्यचर्या की रूपरेखा, संस्कृत शिक्षण शास्त्र शिक्षण विधियां